दोस्तों, मैं आदिल खान। देश बिक रहा है, नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बेरोजगारी की तरह हर रोज बढ़ रहे हैं और नीरो चैन की बंसी बजा रहा है। भारत में जब से मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई है, तब से इस देश का कुछ ना कुछ निजी हाथों में बिक रहा है। कभी जहाज तो कभी रेल, तो कभी एयरपोर्ट, तो कभी एलआईसी और न जाने क्या क्या अलाना फलाना ढिमका। क्योंकि लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है और मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को अब बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसको देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत की मोदी सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को निजीकरण के लिए चयन किया है। जिन बैंकों को निजीकरण के लिए चयनित किया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन चार में से 2 बैंकों का निजीकरण अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी निजी होने वाले बैंकों का नाम औपचारिक नहीं किया है, साफ तौर पर सार्वजनिक भी नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार बैंक निजीकरण के लिए फिलहाल इन बैंकों को निजी हाथों में देकर आगे कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे सरकार को यह अंदाजा हो जाएगा कि बैंकों के निजीकरण में उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह कदम मोदी सरकार के लिए जोखिम से भरा हुआ है। चूंकि बैंकों के निजीकरण से लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है, इस वजह से बैंक यूनियन इसका विरोध कर रही है और सूत्रों ने यह भी बताया है कि आने वाले सालों में बड़े बैंकों को भी बेचने की यह सरकार प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अब नवभारत टाइम्स की उत्साह से भरी खबर पर नजर डालिए, जो ऐसे बयान कर रही है कि मानो बैंक बेचना ही सबसे ज्यादा खरा सौदा है। अखबार यह नहीं पूछता कि जब देश में अच्छे दिनों की गंगा बह रही है तो ये बैंक बिक क्यों रहे हैं, बिकने वाले क्यों हैं। अखबार लिखता है इस तरह बजट इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करेगी, लेकिन अब सरकार ने निजीकरण के लिए 4 सरकारी बैंकों की लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया है। हालांकि इन बैंकों के निजीकरण की बात से शेयर बाजार में बैंकिंग शेयर्स को मानो पंख से लग गए। नवभारत टाइम्स लिखता है तमाम बैंकों के शेयर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, रोकना मुश्किल हो रहा है। जिन 4 सरकारी बैंकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे हम बता चुके हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई भी कहते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन सब के नाम, चारों के नाम शामिल हैं। 4 बैंकों में से 2 का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में होगा। सरकार बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण के पहले चरण के तहत मिड साइज और छोटे बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। बड़ी मछलियों का नंबर बाद में आएगा, सबका आएगा, सबको पेला जाएगा। आने वाले सालों में सरकार देश के बड़े बैंकों पर भी दांव लगा सकती है। मुंबई हेडक्वार्टर वाले बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, हम बैंकों के बारे में आपको बता दें, इसकी स्थापना 1906 में हुई। बैंक ऑफ इंडिया की 1969 में सरकार के स्वामित्व में यह बैंक आया। इसकी पूरे भारत में 5000 से ज्यादा ब्रांच हैं। भारत के अलावा बैंक 18 अन्य देशों में भी मौजूद है। बैंक यूनियंस के एक अनुमान के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। 2021 की दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट में 5 गुना इजाफा हुआ और यह बढ़कर 541 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर बैंक मुनाफे में है तो सरकार इसे प्राइवेट हाथों में क्यों सौंपना चाहती है, और वो ऐसा किसके लिए और किस लिए करना चाहती है, किसके लिए और किस लिए? 2 सवाल। अब दूसरी बैंक की बात करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 2021 तक इस बैंक के 1.5 करोड़ ग्राहक थे। बैंक की पूरे भारत में 1874 ब्रांच हैं। बैंक औपचारिक तौर पर सितंबर 1935 में रजिस्टर्ड हुआ। 13 अन्य बैंकों के साथ इसे भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल किया गया। बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है। वित्त वर्ष 2021 की दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 13.9% बढ़कर 154 करोड़ रुपए हो गया। यानी यहां भी मुनाफे के बावजूद बैंक बिकने को तैयार है। अब तीसरे बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात। स्थापना 1911 में हुई। यह भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला और भारतीयों द्वारा प्रबंधित था, यानी पूरा मैनेजमेंट और मालिक इंडियन थे। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, इसकी पूरे देश में 4659 शाखाएं हैं। वित्त वर्ष 2021 की दिसंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.45% बढ़कर 165 करोड़ रुपए हो गया।
अब आपको पूरी कहानी आईने की तरह साफ हो चुकी, साफ नजर आ चुका है। यानी पूरे भारत के अधिकांश पब्लिक सेक्टर ऑन सेल हैं, इस पर भारी छूट दी जा रही है। भारत में अधिकांश चीजें बिक रही हैं। अगर आप खरीदार हैं, आपकी जेब में माल है, तो आप खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं इन बैंकों के बिकने का मतलब क्या होगा। किसी बैंक में 50,000 कर्मचारी, और अगर वो प्राइवेट हाथों में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से काम होता है आपको पता है। हम हमेशा सरकारी कर्मचारियों को कोसते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो इस देश की बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर्स में जब ये बैंक चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुल्हाड़ी चलेगी नौकरियों पर और लोग बेरोजगार होंगे। तो सरकार ये कैसे कह रही है कि हम रोजगार देने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि हो ये रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो आजकल है, जो आज के दिनों में है, इन अच्छे दिनों में है, इन बुलेट ट्रेन के ज़माने में है, इस स्मार्ट सिटी जैसे शहर में हम और आप बैठे हैं, आप भी बैठते हैं होंगे स्मार्ट सिटी में, इस ज़माने में जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आखिरकार लोगों की नौकरियां क्यों जाने की कगार पर आ चुकी हैं और क्यों पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में दिया जाने की कोशिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी हो चुकी, मंसूबाबंदी हो चुकी। इससे पहले बैंक बिक चुके हैं, निजीकरण आप समझिए मर्जर हो चुका है। अब जो है निजीकरण की तरफ बैंक बढ़ते हैं, तो सरकार एक तरीके से प्रयोग करके देखेगी कि आखिरकार इसका विरोध कितना होता है। बैंक यूनियंस तो जानती हैं कि इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी सरकार प्रयोग करके ये देखना चाहती है कि विरोध कितना होगा, क्योंकि ये सरकार हर तरह के विरोध को एक पैमाने पर तौलना चाहती है। सीएए एनआरसी के विरोध में उसने मुसलमानों को तोला, नापा कि मुसलमान किस हद तक जा सकते हैं इस देश के, जैसा वो एक ऐसा कानून लाया कि जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हुई कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी। वो कह रहे थे किसी को घबराने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन सबको नागरिकता मिलेगी जो बाहर से आएंगे, लेकिन उसमें मुसलमानों का नाम अमित शाह साहब नहीं लेते थे। उसके बाद अब ये 3 कृषि कानून आ गए जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें बड़े मोटे व्यापारियों का फ़ायदा होगा, लेकिन किसान बेमौत मारा जाएगा, किश्तों में मारा जाएगा, कभी एकदम से मारा जाएगा। इसको लेकर भी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली की सरहदों पर, उस पर भी सरकार प्रदर्शन और विरोध और गुस्से को तोल रही है। अब बैंक की बारी आई, अब पब्लिक सेक्टर्स की बारी आई है, अब उन लोगों की बारी आई जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उन पर तलवार लटकेगी नौकरी जाने की। दोस्तों बिल्कुल साफ कहानी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर गोबर ना खाने वाले को पता है, गौमूत्र ना पीने वाले को पता है कि देश की हालात क्या हैं। जॉब्स हैं नहीं, जॉब्स जिनकी हैं उनकी जा रही हैं, छटनियां हो रही कंपनियों में, जिनकी बच भी रही हैं उनकी सैलरी रिड्यूस की जा रही है। और अब जब मर्जर हो जाएगा प्राइवेट हाथों में, तो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम लेता है आपको पता है, कभी भी वो किसी को फायर कर सकता है। पेंशन खत्म हो जाएगी और पीएफ वगैरह खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे, 11 महीने का कुछ महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी भी आपको फायर कर सकते हैं। अब तो नौकरियां भी ऐसी आ रही हैं जिनमें प्रोबेशन पीरियड भी जो है वो 5-5, 6-6 साल का होगा। कुछ गवर्नमेंट्स ने दिया, अभी आपने सुना होगा, प्रोबेशन पीरियड 5-6 महीने का। आप समझ रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी जो नेहरू ने भारत बनाया था वो बहुत अच्छा था। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जरा आप भी सोचिएगा, जब आपके पास इतना सब कुछ बेचने को हो तो जाहिर सी बात है कि आपके बड़े बूढ़े घर में बहुत कुछ छोड़ गए थे। वो नालायक हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो तुम क्या इंसान हो जो बेच बेच के खा रहे हो, बेच बेच के नोच रहे हो, घर से ही चीजें निकाल रहे हो। ये कहां से आ गई थी? आसमान से तो उतरी नहीं थी, घर में थी तो बेची जा रही हैं। यानी इस टाइम में कुछ बनाया नहीं जा रहा है, सिर्फ बेचा जा रहा है। भारत बिक रहा है, जो चाहे खरीद ले। जय हिंद।